मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। स्वागत करते हैं आज आप सभी का हाई फाई स्टडी 94 और अनु क्लासरूम के साथ साथ SC SC ड्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज लाइट नहीं है तो आर्टिफिशियल लाइट से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, चूंकि बीच में आप देख रहे होंगे आ रहा है आर्टिफिशियल लाइट की जो रिंग है वो आ रही है सामने, तो थोड़ी सी असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे। फिर भी जो मैंने वादा किया है कि आपको 10 करंट अफेयर्स प्रतिदिन से तैयार कराएंगे, जोड़ेंगे, उसी क्रम में इस मोटिवेशन के साथ कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुरु बड़े एक से है एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। यानी हम जो हैं मनुष्य हैं, क्या है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। जब कोई मनुष्य अपने गुणों की, अपने अंदर के जो गुण होते हैं जो भगवान ने उसे दिए हुए हैं, उन गुणों को आत्मसात करते हुए क्या करता है, अपने लक्ष्य की तरफ लग जाता है, तो कोई भी लक्ष्य उसके मेहनत से, उसके विश्वास से बड़ा नहीं होता है। अगर वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलती है। इस मोटिवेशन के साथ कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे, सफलता हमें मिलेगी अवश्य ही। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का, आज के करंट अफेयर्स का। मिस्र के राजा, आपको पता ही है मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र के राजा की 3400 साल बाद मतलब चेहरा बनाया गया किसी राजा का। 3400 सालों में पहली बार किसी राजा का चेहरा बनाया गया है। वो 14वीं शताब्दी के राजा हैं उमेनहोटेप। 14वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के ठीक है, 14वीं शताब्दी के राजा हैं उमेनहोटेप। इनके लिए इनका चेहरा अभी कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है उमेनहोटेप का। ये इंपॉर्टेंट है। मिस्र के किसी राजा का चेहरा बनाया गया 3400 सालों में पहली बार। उनका नाम है आमेनहोटेप। आमेनहोटेप राजा हैं और उनका चेहरा बना दिया गया है, जो कि मम्मी, आपको पता ही है मिस्र में जो शव होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो पिरामिड है, पिरामिडों में शव रखे गए हैं राजाओं के, उनसे निकाल के इस जो चेहरा है ये बनाया गया है। तो याद रखिएगा किस देश के राजा का चित्र 3400 साल में पहली बार बनाया गया, तो मम्मी से निकाल के यानी शव से निकाल के। तो आमेनहोटेप राजा है, 14वीं शताब्दी के राजा थे और ये मिस्र के 18वें वंश से आते हैं। मिस्र के 18वें वंश से आते हैं ये। 18 मिस्र में जो वंश चले 18वां वंश से ये आते हैं। और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक्स, आपको पता ही होगा ट्विटर, पुराना नाम इसका क्या है, ट्विटर, सबको पता है। एक्स ट्विटर, ट्विटर ने, आपको पता ही होगा कि ट्विटर को 2022 में मस्क की कंपनी ने यानी एक्स ने, स्पेसएक्स ने अधिग्रहित कर लिया था, खरीद लिया था। बाद में ट्विटर का नाम 2023 में बदलकर एक्स कर दिया गया, एक्स किया गया। क्या किया गया, एक्स किया गया। लेकिन डोमेन नेम अभी twitter.com ही चल रहा था। डोमेन नेम क्या चल रहा था, twitter.com ना। तो अब इस twitter.com को भी हटा दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है, क्या नया नाम रखा गया है, x.com, x.com, ठीक। तो ट्विटर का नया डोमेन नेम क्या है, x.com। ट्विटर का नया डोमेन नेम क्या है, x.com, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इससे महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ट्विटर के बारे में आपको पता ही है बहुत सारी चीजें ना। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए टेबल टेनिस, भारतीय टेबल टेनिस ने क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। 2024 में टेबल टेनिस का खेल पेरिस में होगा, आपको पता ही है। 2028 में लॉस एंजल्स में होगा और 2032 में होगा ये ब्रिस्बेन में। 2032 में कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। तो 2024 का है, 2028 का भी आप याद रख लीजिए क्योंकि घोषणा हो चुकी है। लॉस एंजल्स कहाँ पे है, ये यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए में है, ठीक। और 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस ने क्वालिफाई कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कल के वीडियो में हम लोग अगर पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, पेरिस ओलंपिक का मस्कट क्या है, पेरिस ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग क्या है, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें एक वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको बहुत आसानी से पेरिस ओलंपिक से आने वाले प्रश्न को सॉल्व कर सके। फिलहाल के लिए आप ये कोड याद रखिएगा पेरिस के लिए कि रीटोपे ला ब्री, ठीक है। रीटोपे, री कोई है रिया, ठीक है,
रिया ना, टोपी, टोपी यानी टोपे ना, टोपेला, रिया टोपेला ब्रिस्बेन से। कोड बना दीजिएगा इसका, ब्रिस्बेन से। कहाँ से लाएगी रिया टोपी? ब्रिस्बेन से लाएगी। ये हुआ था 2016 में। 2016 का ओलंपिक। टोक्यो 2020 हुआ था कब? 2021 में, आपको पता होगा कोविड के कारण। पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028, ब्रिस्बेन 2032। मैंने आपको कोड में याद करिए, रिया टोपेला ब्रिस्बेन से। कहाँ से लाएगी रिया टोपी? रिया टोपी जो लाएगी वो कहाँ से लाएगी? ब्रिस्बेन से लाएगी। रिया टोपी कहाँ से लाएगी? ब्रिस्बेन से लाएगी। कोड याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपको बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन के अवार्ड से सम्मानित हुई है कौन? शबाना आजमी। फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन से कौन सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी को। ठीक है, भारत की फिल्म अभिनेत्री हैं, आपको पता ही होगा, भारतीय फिल्म अभिनेत्री है शबाना आजमी जी, और इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल होल कहाँ खोजा गया है? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है मैक्सिको में। कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको। मैक्सिको जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको जिसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको में ही एक बहुत बड़ी खान है। किसकी? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं बताएंगे तो कल हम बताएंगे। वो चांदी की खान है। ठीक है, और सबसे बड़ी खान है, विश्व की बहुत बड़ी खान में से जानी जाती है। ठीक, तो उस कोड को आपको याद रखना है कि मैक्सिको में कौन सी खान है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्सिको की सबसे बड़ी मैक्सिको की सबसे बड़ी खान जो है किसी प्रसिद्ध खनिज के लिए है। ये आपको कल कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो को देख के बताना है, नहीं तो हम कल इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया 2024। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की राजधानी कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको उस लाइट के व्यूज के कारण इस पे अगर रिंग दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, इंडिया स्किल्स लिखा हुआ है, यहाँ मैक्सिको लिखा है मैंने, और ये शबाना आजमी है, यानी फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन से शबाना आजमी सम्मानित की गई है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है, और देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज 2024। सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, कार्लसन। ठीक, किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये आपको पता ही है। इस समय दुनिया के जो शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हैं उनमें से टॉप 3 में, अपना टॉप पोजीशन के साथ टॉप 2-3 में ये अपना लगातार स्थान बनाए हुए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। शतरंज के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है नहीं, मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखिएगा। अगला है 250वां स्थापना दिवस। 250वां स्थापना दिवस हाल ही में किस कंपनी के द्वारा मनाया गया? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 14 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 14 मई को मनाया गया। 14 मई को जो मनाया गया मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का 250वां स्थापना दिवस, ये है कहाँ पे? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 14 मई को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स का 250वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी ये बहुत पहले से स्थापित भारत का शिप बिल्डिंग संस्थान है। ठीक है, शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली कंपनी है। अगले बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ हुई है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। कहाँ हुई है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। तो दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में हुई। कब हुई? 1997 में। ठीक है, प्रारंभ में इसमें कुछ ही देश थे, बाद में देशों की संख्या बढ़ गई, और पहले ये BIST था, फिर बना बिम्स्ट,
BIMST, BIMST, और फिर ये बाद में बना बिम्स्टेक। क्या बना? ये ऐसे चेंज होता है, BIMSTEC। कैसे बन रहा है? पहले बिस्ट था। क्या था? बिस्ट। ठीक है, पहले था बिस्ट। बिस्ट का मतलब है बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। पहले ये 4 देशों ने मिलकर बिम्स्टेक की स्थापना की। किसने? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ने मिलकर। ठीक, बाद में इसमें म्यांमार जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? म्यांमार। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये 5 देश हो गए। फिर उसके बाद में बिम्स्टेक यानी जो नेपाल और भूटान जुड़ता है इसमें, ये तो 5 देश याद ही रखिएगा। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। 2 और देश याद रखिएगा, नेपाल और भूटान। कौन है? नेपाल और भूटान ना। नेपाल और भूटान, इन 2 देशों को मिलने के बाद जो वर्तमान में बिम्स्टेक है वो अपना स्वरूप धारण करता है और अपनी नई तरीके से काम करने का प्रयास करता है, और तब इसका नाम हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक, तो बिम्स्टेक 1997 में स्थापित हो रहा है। बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ हो रही है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रही है। प्रारंभ में बिस्ट था, 1997 में जब गठन हुआ था। बाद में इसका विस्तार किया जाता है, उसमें म्यांमार को शामिल किया जाता है, और फिर नए जो देश शामिल किए जाते हैं, नेपाल और भूटान, बन जाता है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक जो है आसियान, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में, दक्षेस जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में, इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें म्यांमार और थाईलैंड, क्योंकि इसमें म्यांमार और थाईलैंड 2 ऐसे देश हैं जो कि आसियान के भाग हैं और बिम्स्टेक के भाग हैं। तो दक्षिण एशिया में जो देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ के जो अन्य देश हैं वो इसमें से पाकिस्तान को छोड़ के, जो इसमें से मान लीजिए म्यांमार और थाईलैंड को हम छोड़ देते हैं, तो भारत, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये दक्षिण एशिया के देश हैं। दक्षिण एशिया यानी दक्षेस के देश हैं। दक्षेस में ये 5 देश है, दक्षेस के 5 देश और आसियान के 2 देश मिलकर बनाते हैं बिम्स्टेक। और दोनों के बीच में यानी आसियान और बिम्स्टेक के बीच में जो सेतु का काम करता है यानी ब्रिज का काम करने वाला जो देश है वह है म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? कल मनाया गया, सॉरी 17 मई को मनाया गया। और इसकी थीम थी सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, थीम क्या थी? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, थीम क्या है? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, आपको पता ही होगा डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश में अगर बनाना चाहिए तो याद रखिएगा डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता ही होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से लाया गया है, 2030 तक इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने का रखा गया है। इसमें 17 लक्ष्य हैं और 17 लक्ष्य हैं, 169 169 गोल है। ठीक है, 169 गोल है। ठीक, 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य? सतत विकास के तहत कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का रखा गया? 17 यानी गोल, 17 गोल है और 169 टारगेट है। ठीक है, 169 टारगेट है। ठीक, याद रखिएगा 2015 में आया था, इसके 2012 में रियो में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको सतत विकास को लागू करने के लिए 2015 में एमडीजी किया है, पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम के स्थान पर इसको लाया गया था एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों की रक्षा करते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। यानी वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को हम इस प्रकार पूरी करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां जो है उनके लिए भी संसाधनों को, जो प्राकृतिक संसाधन है खास करके पेट्रोलियम ईंधन और अन्य जो संसाधन हैं, उनको भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखा जा सके। उन्हें भी हमारा यह दायित्व है कि हम उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके लिए एक अच्छी परिस्थिति उत्पन्न करके जाए, ना कि एक जलता तपता हुआ
पृथ्वी, जलती तपती हुई पृथ्वी उत्पन्न कर देके जाएं। ठीक है, तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार 2015 से सतत विकास आया था 2015 से लेकर 2030 के बीच 15 सालों में 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें 169 उपलक्ष्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा मिस्र के राजा की प्रतिमा बनाई गई। इसका ट्विटर नेम क्या हो गया? पेरिस ओलंपिक में टेबल टेनिस में क्वालिफाई कर लिया। फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन में किसे सम्मानित किया गया? सवाना आजमी को सम्मानित किया गया। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल कहाँ पे है? मैक्सिको में है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। सुपर वेट रैपिड एंड बिलिट शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। 250वां स्थापना दिवस किसके द्वारा मनाया जा रहा था? मजगांव टॉक्सी बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र में बनाया गया। उन बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ हो रही है? ढाका में हो रही है, जिसमें पहले 4 देश थे बिम्स्टेक में, बिस्ट यानी बिस्ट बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में इसमें म्यांमार शामिल होता है तो बन जाता है बिम्स्ट। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में जब नेपाल और भूटान शामिल हो जाता है, इसमें नेपाल और भूटान शामिल होता है तो बन जाता है आधुनिक बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक को हम लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल और टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको कौन सी तथ्य पे किस तथ्य पे नवीनतम कोड चाहिए, जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी कोड में सब कुछ तैयार कर सकते हैं। और किस महीने से जुड़े हुआ करंट अफेयर। मेरी कोशिश ये है कि आपको लोक सेवा आयोग तथा अन्य किसी भी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है तो उसमें आप करंट अफेयर के अधिकतम से अधिकतम प्रश्न हल करने का प्रयास कर सकें प्रतिदिन। इसीलिए हम आज के करंट अफेयर के साथ साथ कुछ और पुराने भी करंट अफेयर भी ला रहे हैं, जैसे मार्च महीने का या फिर जनवरी महीने का, फिर दिसंबर महीने का। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनको हम लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। थैंक यू। अंतर्गत हमने जो कल राष्ट्रपति को देखा था, आज भारत राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो थे उनको देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग एक बार फिर से भारत के राष्ट्रपति जो हुए हैं और शुरुआत से लेके राजेंद्र प्रसाद जी से लेके द्रौपदी मुर्मू तक सबको मात्र एक कोड में याद करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे बीच में रिंग दिख रही होगी, तो रिंग को मैंने हटा लिया है, बचा लिया है। ग्यावे और संके ये तो 2 शब्द हैं वो आएंगे। और जैसा कि हमने कोड क्या लिखा है आप देख रहे होंगे, रास जावी फनी, रास जावी फनी, ग्यावे संके, अप्रति मुखर्जी को 2। अब क्रम भी गिन लीजिए कितने तक राष्ट्रपति हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हो चुके हैं? 15। व्यक्तिगत क्रम में 15 हो चुके हैं, लेकिन कार्यकाल के क्रम में 16 हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार रहे हैं और 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं। हिदायतुल्ला जी थे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीच में, जब विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो वो मुख्य न्यायाधीश भी थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और साथ में वो उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, हिदायतुल्ला जी। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए भारत के राष्ट्रपति का क्रम एक मंत्र में मात्र। रास जावी फनी, ग्यावे संके, अप्रति मुखर्जी को 2। रास जावी फनी, रास जावी फनी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिएगा। रास जावी फनी, ग्यावे संके, अप्रति मुखर्जी को 2, अप्रति मुखर्जी को 2। चलिए समझते हैं कौन कौन हुए हैं। रा से है राजेंद्र प्रसाद जी, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? रा से है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 1950 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1950 से लेके 1962 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1962 तक, यानी जब भारत आजाद होता है, यानी भारतीय संविधान जब लागू होता है तो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं। और जब चुनाव के बाद 1952 में राष्ट्रपति जब लोकसभा और राज्यसभा का गठन हो जाता है, सभी राज्यों की विधानसभाओं का गठन हो जाता है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राजेंद्र प्रसाद जी को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है, यानी 1952 में राष्ट्रपति बनते हैं। फिर 1956 में एक संविधान संशोधन किया जाता है, जैसा कि हमने कल बताया था कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो 1956 में संविधान संशोधन किया गया और 1957 में फिर से चुनाव हुआ। तो 57 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 है वो दोबारा निर्वाचन की बात करता है। उस दोबारा निर्वाचन के प्रावधान के कारण राजेंद्र प्रसाद जी दोबारा चुनाव लड़ते हैं और फिर से जीतते हैं, यानी 1957 में फिर से इनकी ताजपोशी होती है और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का इन्हें अवसर प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो जब राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल खत्म होता है और उसके बाद बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बनते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है,
राधा कृष्णन। कौन बन रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये कब से कब तक रहते हैं? 1962 से 1967 तक। कब से कब तक रहते हैं? 1962 से 1967 तक रहते हैं। ठीक, 1962 से 1967 तक रहते हैं। अब 1962 से 1967 तक ये शिक्षाविद भी रहे हैं, दार्शनिक भी रहे हैं। इनके निर्देशन में एक कमेटी भी बनाई गई थी राधाकृष्णन। जब भारत आजाद हुआ था उसके तुरंत बाद जब शिक्षा आयोग बनाया गया था, तो राधाकृष्णन कमेटी के राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में ही शिक्षा आयोग बनाया गया था और उसी के तहत पर भारत में शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं वो है जाकिर हुसैन जी। कौन है? जाकिर हुसैन। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, जाकिर हुसैन ना। ये 1967 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1967 में। और इनका जो निधन है असामयिक हो जाता है और 1970 में इनका निधन हो जाता है। 1970 में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनका निधन हो जाता है, सॉरी 1970 में नहीं, इनका निधन होता है 1969 में। इनका निधन कब होता है? 1969 में। इनका निधन हो जाता है 1969 में निधन हो गया। यानी 2 वर्ष के कार्यकाल, बहुत संक्षिप्त कार्यकाल में इनका निधन हो जाता है। और फिर से जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनाए जाते हैं वो है डी वी गिरी। पहले ये उपराष्ट्रपति थे, फिर इनको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। और यही वो टाइम पीरियड है जहां पर उपराष्ट्रपति पहली बार राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। जैसा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित भी है कि अगर राष्ट्रपति का असामयिक रूप से निधन हो जाता है या किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है तो उनका पद रिक्त नहीं रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा और उसे वो सभी वेतन भत्ते उपलब्धियां मिलेंगी जो कि एक भारत को राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ये हम लोग जब उपराष्ट्रपति वाला क्रम पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। जाकिर हुसैन के बाद बनते हैं वीवी गिरी जी। कौन है? वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी जी। कौन है? वीवी गिरी। वीवी गिरी जी राष्ट्रपति बनते हैं। अब वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन जी का असामयिक निधन हो गया था, तो वीवी गिरी को चुनाव लड़ना था यानी राष्ट्रपति के पद के लिए। तो जैसा कि संविधान में हमारे प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसको देता है इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। अब राष्ट्रपति जो है उनका असामयिक रूप से निधन हो चुका है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि संविधान में वर्णित है कि भारत का जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ेगा तो वो लाभ के पद पर धारण नहीं करता होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद माना गया है। तो अब क्या किया जाए? उपराष्ट्रपति रहते हुए तो वीवी गिरी जी ने अपना इस्तीफा रखा, उपराष्ट्रपति की कुर्सी से आके लिखा और राष्ट्रपति की कुर्सी पे जाके खुद एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कुर्सी पे रख के चले जाते हैं। और उस समय जस्टिस हिदायतुल्लाह, कौन थे? जस्टिस हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, हिदायतुल्लाह नाम में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। बस जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी हैं और इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त होता है कुछ दिनों के लिए, यानी 2 महीने के लिए, जब तक चुनाव चल रहा होता है। वीवी गिरी जी चुने जाते हैं। वीवी गिरी 1969 से लेके 1974 तक रहते हैं। कब से कब तक? 1969 से लेके 1974 तक। ठीक है, 1969 से लेके 1974 तक रहते हैं वीवी गिरी जी। और इस दौरान आपको पता ही है कि भारत में विभिन्न जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो चुकी थी। विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। वीवी गिरी जी के टाइम पीरियड में वीवी गिरी की जो का समय था वो राजनीतिक रूप से भारत के जो समय था उस समय बहुत ही अशांति का रूप चल रहा था। आप जानते ही 1975 में फिर आंतरिक अशांति के आधार पर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, 62 में युद्ध होता है, 71 में युद्ध हो रहा है। ठीक है, बांग्लादेश का गठन किया गया था उसी समय 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश का गठन होता है। तो राजनीतिक रूप से अपने पड़ोस में भी अस्थिरता चल रही थी, देश में भी अस्थिरता थी। उस बीच में वीवी गिरी जी और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके बीच में थोड़े विभेद भी थे। बाद में इनको पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं रखा जाता, पुनर्निर्वाचित नहीं होते हैं, यानी राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित नहीं हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर बनते फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये बनते हैं 1974 में और रहते हैं 1977 तक। कब तक रहते हैं? 1977 तक। इनका भी असामयिक रूप से निधन हो जाता है। असामयिक यानी सीट फिर से एक बार रिक्त हो गई। जैसा कि हमने कल बताया था
कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है और चुनाव होता है, पुनर्निर्वाचन होता है, तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा वो अगले 5 वर्ष तक के लिए काम करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं बीवी गिरी जी 5 वर्ष तक काम कर रहे हैं। ठीक? जबकि लोकसभा या फिर किसी भी अन्य चुनाव में अगर किसी प्रकार से रिक्त होती है सीट, तो जो अब चुनाव होता है वो शेष अवधि के लिए होता है, यानी जो उस विधानसभा का या जो उस लोकसभा का कार्यकाल है, जो सत्र है, जो जब तक जो 5 वर्ष के लिए चुनाव हुआ है, उस 5 वर्ष में जो शेष अवधि बचा रहेगा उसी के लिए चुना जाएगा अगला व्यक्ति। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए ऐसा नहीं है, ये एक नवीन प्रावधान है, अलग प्रावधान है। फखरुद्दीन अली अहमद जी का 1974 में जब राष्ट्रपति के रूप में चयन होता है, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, फिर 1977 में ये इनका निधन होता है। और फिर नीलम संजीव रेड्डी जी, कौन? नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेके 1982 तक राष्ट्रपति रहते हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी। तो आप ये फनी को फनी बना लीजिएगा, फनी, नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक, अब 1982 में नीलम संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल समाप्त होता है और फिर बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। कौन बनते हैं? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं और ये बनते हैं 1982 से लेके 1987 तक, 1982 से लेके 1987 तक। ठीक है, फिर बनते हैं वेंकट रमन। कौन बनता है? वेंकट रमन। कौन बन रहा है? वेंकट रमन बन रहे हैं 1987 से 1992 तक। कौन बन रहे हैं? वेंकट रमन। ठीक, फिर है शंकर दयाल। कौन बन रहा है? शंकर दयाल। ठीक, शंकर दयाल पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो पूरा नाम नहीं बता रहे हैं हम। शंकर दयाल आपको इसलिए बता रहे हैं कोड में आपका क्रम हो जाए, तो शंकर दयाल जी जो बनते हैं तो 1992 से लेके 1997 तक रहते हैं, 1992 से 1997 तक रहते हैं। कौन? शंकर दयाल जी। शंकर दयाल जी कब से रहते हैं? 1992 से 1997 तक। फिर आते हैं के आर नारायणन। कौन बनता है? के आर नारायणन। ठीक, के आर नारायणन। ठीक है, ये रहते हैं 1997 से 2002 तक। ठीक, हमारे जो भारतीय युवाओं बहुत बड़े स्रोत हैं, अब्दुल कलाम जी। कौन बनता है? अब्दुल कलाम जी। कौन बन रहा है? अब्दुल कलाम जी बन रहे हैं। ये रहते हैं 2002 से 2007 तक। अब्दुल कलाम जी, आपको पता है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक इन्होंने लिखी, 2020 विजन 2022 इन्होंने लिखी थी। विंग्स ऑफ फायर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय के दौरान भी छात्रों के बीच में गुजार रहे थे, छात्रों को स्पीच रहे थे अरुणाचल प्रदेश में, और उसी समय उनको अटैक आता है, फिर हम लोग अपने इस महान व्यक्तित्व को खो देते हैं। ठीक है, तो ऐसे महान अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम 2002 में और राष्ट्रपति बनते हैं, 2007 तक रहते हैं। फिर बनती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, ये बनती है 2007 से लेके 2012 तक, 2007 से लेके 2012 तक। फिर बनते हैं प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी कौन बन रहा है? प्रणब मुखर्जी जी बन रहे हैं। और ये कब से कब तक रहते हैं? 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है, फिर आपको पता ही होगा रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद कौन है? रामनाथ कोविंद। ये 2017 से लेके 2022 तक। ठीक है, और फिर अब बनती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आदिवासी समुदाय, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये हैं 2022 से अब तक। ठीक है, 2022 से अब तक। ठीक, तो दोस्तों आज के इस कोड में हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति का क्रम एक मंत्र के रूप में। कोड क्या होगा? रास जावी फनी ग्यावे संके अप्रति मुखर्जी को दो। रास जावी फनी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप एक बार दोहराइएगा।
रास जावी फनी ग्यावे संके अप्रति मुखर्जी को दो। रास जावी फनी ग्यावे संके अप्रति मुखर्जी को दो। रास जावी फनी ग्यावे संके अप्रति मुखर्जी को दो। इसको आप दिन भर में अगर 20 बार बोल लेंगे तो आपको ये प्रश्न तो याद हो जाएगा। और चाहे वो क्रम पूछे, चाहे उनका गठन वर्ष, उनको नियुक्ति वर्ष पूछे, या कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा वो पूछे, कुछ भी पूछे, आप बहुत ही आराम से इन प्रश्नों इस कोड के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। जरूर अपने नोटबुक में, अपने शार्ट नोट में ये वीडियो देख के इस कोड को जरूर उतारिएगा। कोड में कुछ भी सीखे की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे कोडों को सीखा और आगे भी बहुत सारे कोड सीखते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी कोड जानना हो, जिस विषय के बारे में जानना हो, आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजिएगा। कमेंट के द्वारा देख के आपको नई जो कोड, नए कोड हैं, नए संबंधित होंगे, वो आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। जो बोले सो नहीं।